हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टेंस, और उसमें भी पहला पॉइंट म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो चलिए देखते हैं इंडक्टेंस होता क्या है। बच्चों हमें पता है कि किसी कॉइल में से करंट का फ्लो करवाते हो, जैसे कि यहां पे सोलेनोइड का ही एग्जांपल ले लो। मान लो कि ये जो सोलेनोइड है इसमें से अगर आप करंट का फ्लो करवाते हो, जिस तरीके से यहां पे हमने डायरेक्शन दिखे उस हिसाब से करंट यहां से एंटर करेगा और घूम फिर के यहां से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो मान लो कि हमने करंट को एंटर करवाया, करंट बाहर निकलेगा, तो क्या होगा? तो भाई साहब इसके बीच वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। बहुत ही बढ़िया, आपको पता है ये सारी चीजें। देखो ये फील्ड लाइंस भी हमने दिखाई है। ये बनेगा नॉर्थ पोल, ये बनेगा साउथ पोल, और आप इसका डायरेक्शन जो भी है वो पता लगा सकते हो। आप राइट हैंड उठाओ, स्क्रीन के पास ले जाओ, और जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मतलब कि करंट ये वाली डायरेक्शन ना, यहां से अंदर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, और फिर यहां से घूम फिर के वापस बाहर आया, फिर अंदर गया, वापस बाहर आया, फिर अंदर गया, इस तरीके से करंट फ्लो होगा। तो जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, तो आपको फील्ड लाइंस, आपका जो थंब है ना वो पॉइंट आउट करेगा लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में, है ना। तो यहां पे आप समझ सकते हो कि फील्ड जो भी होगा वो लेफ्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन का होगा। तो नॉर्थ से बाहर निकलता है इसलिए ये नॉर्थ पोल बनेगा, साउथ से अंदर एंटर करता है इसलिए ये साउथ पोल बनेगा। ठीक है, इतनी चीजें तो हमें पता है। क्या ये करंट के फ्लो की वजह से फील्ड जनरेट हुआ? जी हाँ। क्या फील्ड जनरेट होने के कारण यहां पे फील्ड लाइंस आई? जी हाँ, फील्ड लाइंस तो दिख रही है हमें, यस और नो। क्या मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये फील्ड लाइंस है तो इसकी वजह से ये वाली खुद के साथ, ये कॉइल के साथ, खुद के साथ यहां पे कुछ फ्लक्स जनरेट हुआ, मतलब कि ये कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स आप बोल सकते हो, निकाल सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पे फील्ड लाइन उसके बीच में से पसार हो रही है ना, पास हो रही है, बीच में से पास हो रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि हाँ, ये वाली कॉइल के साथ कुछ फ्लक्स एसोसिएट हुआ, है ना। लेट्स से कि ये वाले कॉइल के साथ फ्लक्स जो भी एसोसिएटेड है दैट इज 5b, दैट इज 5b। जरा सोचो, जरा सोच के मुझे बताओ कि अगर मैं ये करंट को इंक्रीज करता हूं तो क्या ये फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा? सोचो, सोच के बताओ। अगर मैं ये करंट को इंक्रीज करता हूं तो क्या ये फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा? सोच के बताओ। जी हां, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर मैंने यहां पे करंट को इंक्रीज किया तो इसका मतलब यह है कि इसकी वजह से फील्ड इंक्रीज होगा। भाई फील्ड इंक्रीज होगा ना। बी इज इक्वल टू क्या होता है ये वाले केस में? म्यू जीरो एन आई, या फिर म्यू जीरो एच। याद आया कुछ सोलेनोइड के लिए? मुन्नी मुन्नी याद आया कि नहीं आया? मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू जीरो एन आई के बराबर होता है ना। तो इसका सीधा सा हिसाब है कि भाई अगर आप आई को इंक्रीज करते हो तो डेफिनेटली यहां पे बी इंक्रीज करेगा, है ना। अगर आप आई को इंक्रीज करते हो तो डेफिनेटली यहां पे बी इंक्रीज करेगा, है कि नहीं? सीधी सी बात है। तो अगर मैंने आई को इंक्रीज किया तो बी इंक्रीज किया। अगर बी इंक्रीज होता है तो आप समझ सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि फील्ड स्ट्रांग हो रहा है, फील्ड जैसे ही स्ट्रांग होगा तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी इंक्रीज करेगी, है ना। स्ट्रांग फील्ड को दिखाने के लिए ज्यादा फील्ड लाइन की जरूरत पड़ेगी। भाई ये समझ सकते हो आप? तो इसका मतलब यह होगा कि फील्ड अगर स्ट्रांग हुआ तो उसकी वजह से यहां पे फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी इंक्रीज होगी। मतलब कि अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज हुई तो भाई क्या इंक्रीज हुआ? फ्लक्स। क्योंकि फ्लक्स क्या होता है भाई? पर्टिकुलर एरिया में से टोटल कितनी फील्ड लाइन पसार हुई उसका टोटल नंबर, वही होता है फ्लक्स, है ना। तो यहां पे करंट को इंक्रीज करने से फ्लक्स भी इंक्रीज हुआ, है कि नहीं? तो फ्लक्स ऑल्सो इंक्रीजेस, है कि नहीं। उसी तरीके से अगर आप यहां पे करंट को डिक्रीज करोगे तो आप देखोगे तो भाई यहां पे फील्ड डिक्रीज करेगा, और अगर फील्ड डिक्रीज करता है तो आप समझ सकते हो कि तो फिर फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे यह समझ में आता है कि भाई यहां पे जो फ्लक्स, यहां पे ये वाली जो कॉइल है, कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स जो भी होगा वो सीधा प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के। सीधा प्रोपोर्शनल किसके होगा? करंट के। करंट इंक्रीज करता है तो फ्लक्स इंक्रीज करता है, करंट डिक्रीज करता है तो फ्लक्स डिक्रीज। भाई समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई फ्लक्स सीधा किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो मतलब कि मैं यहां पे बोल सकता हूं कि हियर हियर फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है कि नहीं? अरे नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझे?
अरे समझे कि नहीं समझे, हम क्या बोलना चाहते हैं भाई साहब, यहाँ पे करंट, भाई साहब और बहन जी दोनों समझो, करंट जैसे ही इंक्रीज करेगा वैसे यहाँ पे फील्ड इंक्रीज करेगा, और जैसे फील्ड स्ट्रांग होगा तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, है ना। अभी मान लो कि ये जो 5b है ना, चलो अच्छे से समझाते हैं। मान लो कि ये जो 5b है ना, वो 5b सिर्फ एक टर्न के साथ एसोसिएटेड है। ये जो 5b है ना, वो एक टर्न के साथ, ये वाला जो टर्न है ना, एक टर्न, ये जो एक टर्न होगा ना भाई, सोलेनोइड में ऐसे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, लेट्स से कैपिटल एन, ठीक है, उसमें से आप सिर्फ एक ही टर्न को पकड़ लो, यहां का जो एक टर्न है ना, पहला टर्न, उसको पकड़ लो। या फिर आप यहां से देखोगे ना, यहां से देखोगे तो आपको एक टर्न नजर आएगा कुछ ऐसा, सर्कल जैसा, है ना, सर्कल जैसा कुछ नजर आएगा, ठीक है। तो एक टर्न को पकड़ लो, एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, 5b, है ना। तो मैं फॉर 1 यहां पे थोड़ा सुधारा वधारा कर लेता हूं चलिए, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सिंगल टर्न, 1 टर्न, ओनली 1 टर्न, तो यहां पे फ्लक्स एसोसिएटेड विथ 1 टर्न, ओनली 1 टर्न, एक टर्न, उसके बाद पूरे सोलेनोइड की बात करते हैं, 1 टर्न, ठीक है। उसके लिए हमने जब देखा तो वो है 5b, और वो 5b हमने देखा तो हमने ये देखा कि 5b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है कि नहीं। आप समझ सकते हो कि अगर यहां पे करंट इंक्रीज करेगा तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहां पे इंक्रीज होगी, क्योंकि फील्ड स्ट्रांग होता है ना। तो ये वाला जो एक टर्न है ना, ये वाला एक टर्न आप ऐसे देखोगे तो आपको एक सर्कल नजर आएगा। अब अगर आप यहां से देखते हो तो आपको एक सर्कल नजर आएगा, तो इसके साथ एसोसिएट, क्योंकि फील्ड लाइन अंदर जा रही है तो यहां पे फील्ड लाइन को हम क्रॉस से दिखा सकते हैं। कहां से देखना है, यहां से देखना है, ठीक है। यहां से देखोगे तो आपको नजर आएगा एक सर्कल, एक ही टर्न की बात करें, इसके पीछे जितने भी टर्न आएंगे ये सारे, ये सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, उसके बाद में करते हैं, ठीक है। अभी के लिए एक ही टर्न को समझो। तो मान लो कि पहले सिर्फ ऐसे 4 फील्ड लाइंस ही क्रॉस कर रही थी, जैसे हमने करंट को इंक्रीज कर दिया तो अभी यहां से फील्ड स्ट्रांग हुआ, तो यहां पे अभी ज्यादा फील्ड लाइंस यहां पे इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि क्रॉस कर रही है। तो आप समझ सकते हो कि इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्रोपोर्शनलिटी किसके ऊपर गई, ये एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स की प्रोपोर्शनलिटी गई किसके साथ, I के साथ। जैसे आप करंट इंक्रीज करते हो वैसे यहां पे फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो एक टर्न के साथ हुआ। तो अगर यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, इफ टोटल टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स आर n, ठीक है, तो ऐसे केस में हर एक के साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉइल के साथ नहीं होगा, ये इसके पीछे वाले दूसरे टर्न के साथ, तीसरे टर्न के साथ, चौथे, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे जितने भी टर्न यहां पे है ना, मान लो कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ n टर्न्स है, तो सिर्फ एक कॉइल के साथ करंट के इंक्रीज करने से सिर्फ एक कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स इंक्रीज नहीं होगा, सभी कॉइल के साथ, सभी जो पीछे वाली जो सभी टर्न जो भी है ना, सभी टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स इंक्रीज करेगा, है ना। क्योंकि भाई फील्ड तो बीच में ही होगा ना, इसे ये सोलेनोइड के केस में यहां पे मान लो कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल N है, लेट्स से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है। तो हमने देखा कि एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स सीधा प्रोपोर्शनल है I के साथ, तो भाई ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है ना, ये सभी के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स भी करंट के प्रोपोर्शनल ही होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक भाई ऐसा पक्षपात नहीं करेगा ये कि भाई यहाँ से अभी फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर गई, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये फील्ड पूरा ये बीच में है, मतलब कि यहाँ पे अगर मैंने बोला कि 10 फील्ड लाइन इंक्रीज हुई तो ये सभी के साथ एसोसिएटेड होगी, सभी के साथ एसोसिएट करेगी, मतलब कि सभी के साथ हर एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स, हमने देखा था सोलेनोइड के केस में कि हर एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होता है, सेम होता है। तो अगर एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स इंक्रीज करता है तो सभी कॉइल के साथ, सभी टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे टोटल n टर्न्स को कंसीडर करते हैं तो टोटल n टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है करंट के साथ, मतलब कि करंट जैसे इंक्रीज करेगा वैसे हर एक टोटल नंबर ऑफ टर्न जितने हैं हर एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स इंक्रीज करेगा, है ना, वो सीधा प्रोपोर्शनल होता है करंट के। क्या ये समझ में आया पॉइंट, ठीक है बच्चों। ये जो प्रोपोर्शनलिटी आई ना, ये प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए हमें कोई कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा, है कि नहीं। अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट अज्यूम करना पड़ेगा। मान लो बच्चों वो कांस्टेंट मैंने अज्यूम कर लिया m, वो मैंने क्या अज्यूम कर लिया m, लेट्स से ये है m, ठीक है। वो क्या है वो समझाता हूं, ठीक है। चलो तो पहले केस में हमने ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अज्यूम कर लिया और वो कांस्टेंट क्या आया हमारे लिए, कैपिटल है। हमने अज्यूम किया है भाई, हमने अज्यूम किया है, ठीक है। तो इसको मैंने अज्यूम कर लिया है m,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस लेते हैं। ये केस में हमने देखा, आपको समझ में आया क्या मैं कहना चाहता हूं कि भाई टोटल जैसे करंट इंक्रीज करते हो वैसे टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद एवरी टर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। जैसे करंट इंक्रीज करते हो वैसे हर एक टर्न के साथ एसोसिएटेड, चाहे एक टर्न हो या फिर एन टर्न हो, हर एक के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स इंक्रीज करेगा। जैसे करंट को डिक्रीज करते हो तो हर एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा, है ना। तो सीधा टोटल नंबर ऑफ एन टर्न्स के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स वो सीधा प्रोपोर्शनल होता है करंट के। और यही प्रोपोर्शनलिटी को हमने निकालने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट अज्यूम कर लिया जिसको हमने नाम दे दिया कैपिटल एम। ठीक है, ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना। चलो देखो, जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बीच में आता है तो आपके दिमाग में कुछ आना चाहिए कि यार ये कुछ बनने वाला है। जैसे कि वहां पे वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट होता है ना। और यही प्रोपोर्शनलिटी को हमने कांस्टेंट को अज्यूम किया था आर से। वहां पे V इज इक्वल टू Q बाई Q इज इक्वल टू CV, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। और वही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने अज्यूम करा था C। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जब भी प्रोपोर्शनलिटी आती है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकल के आता है, वो कुछ ना कुछ तो बनने वाला है। यहाँ पे भी कुछ बनेगा, वो देखते हैं। जो नाम दिया है ना वही बनने वाला है, लेकिन देखते हैं, पहले ये वाले केस को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एक केस बना जिसके अंदर हमने देखा कि उसके अंदर जो करंट का फ्लो है उसी की वजह से यहाँ पे कुछ फ्लक्स में बदलाव आ रहा है ना। तो उसी की वजह से, खुद के करंट की वजह से यहाँ पे फ्लक्स में चेंज हो रहा है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, खुद के फ्लक्स की, सॉरी, खुद के करंट की वजह से यहाँ पे फ्लक्स में बदलाव आ रहा है ना। ऐसा ये वाला केस जो भी है ना, दूसरा केस, उसको समझते हैं। यहाँ पे खुद के करंट की वजह से कुछ बदलाव हमने देखा। अभी ये समझते हैं कि किसी और के करंट की वजह से भी क्या कोई बदलाव हो सकता है क्या? जी हाँ, हो सकता है, हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो सारी चीजें देखी थी, वही कहानी वापस देखते हैं, ध्यान से देखेगा यहाँ पे भी। तो भाई यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक कॉइल C2 ली है, ये वाली कॉइल, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। और बैटरी, ये C2 है, तो ये बैटरी जो भी है, बैटरी का पोटेंशियल मान लो V है, और ये बैटरी में से मान लो कि करंट फ्लो हो रहा है I2। ठीक है, कितना करंट फ्लो हो रहा है? I2 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सुनो, ये कॉइल C2 है, तो C2 के साथ एसोसिएटेड जो भी पैरामीटर्स होंगे हम इसको 2 से डिनोट करें, सफिक्स में 2 लगाएंगे। और ये जो कॉइल C1 है उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम मानेंगे I1। हमें पता है कि अगर दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होगी तो डेफिनेटली ये C1 कॉइल में से करंट का फ्लो होगा, है ना, ये आपको पता है। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पे देखते हैं। अभी ध्यान से देखना कि भाई C2 के अंदर करंट का फ्लो है, उसकी वजह से भाई साहब हम C2 को मूव कर रहे हैं, वेरी नहीं बोलेंगे, मूव कर रहे हैं, तो C2 को मूव करने से भाई C1 के अंदर भी करंट का फ्लो हुआ। और वो करंट कितना आया, तो हमने लिखा इसको I1। कितना करंट इंड्यूस हुआ? I1 करंट इंड्यूस हुआ। क्या यहाँ पे आपने ये देखा था कि भाई फ्लक्स यहाँ पे चेंज होएगा? अगर हम C2 को मूव करवाते हैं तो फ्लक्स चेंज होता है ना। फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा, फ्लक्स चेंज होगा। उसी की वजह से तो ईएमएफ इंड्यूस होता है C1 के अंदर। ठीक है, ये C2 के अंदर C2 कॉइल के अंदर करंट का फ्लो करवाने से एक्चुअल में होता क्या है कि C2 के एक्सिस के ऊपर फील्ड जनरेट होता है, और वो फील्ड की वजह से भाई साहब वो फील्ड लाइंस C1 कॉइल में से भी क्रॉस करेगी, है ना। और जैसे ही हम C2 को मूव करवाएंगे तो यहाँ पे फ्लक्स वेरी करेगा, यहाँ पे फ्लक्स वेरी करेगा, है ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वहां पे वेरी करेगी। इसी की वजह से फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ये C1 कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो हम समझ सकते हैं कि वो C1 कॉइल भी एक कंडक्टिंग मटेरियल है, तो उसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे करंट जनरेट होगा, और वो करंट होगा लेट्स से I1। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने वाला हूं। मान लो कि इसका सिर्फ एक ही टर्न पकड़ते हैं, ध्यान से सुनना, मैं इसका सिर्फ एक ही टर्न यहाँ पे लेता हूं, कंसीडरेशन में सिर्फ एक ही टर्न लेते हैं। ये पहला वाला जो टर्न है ना उसी को लेते हैं। तो भाई मान लो कि ये पहला जो भी टर्न है इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स है लेट्स से phi1। कितना है? phi1। अभी भी नहीं बोलते क्योंकि आपको समझ में आता है कि यार यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। वैसे भी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करने से भाई कोई करंट इंड्यूस नहीं होता है, ये सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से ही इंड्यूस हो सकता है। करंट अगर इंड्यूस करवाना है तो उसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स होना जरूरी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं। तो मैं यहाँ पे नोटेशन में सिर्फ सफिक्स में 1 ही लगाता हूँ, B नहीं लगाता हूँ। ठीक है, तो मान लो कि ये पहला जो भी टर्न है ना,
ये पहला टर्न, उसी को कंसीडरेशन में लेते हैं तो हमने देखा तो ये पाया कि भाई ये पहले टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है 5 ठीक है, पहले फ्लक्स के साथ, पहले टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स है 5। अभी मैंने ये देखा कि भाई अभी मैं ये C2 कॉइल को मूव नहीं करवाता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से करंट I2 को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, करंट I2 को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, मैं C2 कॉइल को मूव नहीं करवाता हूं, मैं मूव नहीं करवाने वाला हूं, मैं क्या करवाने वाला हूं, यहां पे I2 को इंक्रीज कर रहा हूं। ध्यान से सुनो, क्या I2 इंक्रीज करेगा तो क्या ये बीच का ये जो फील्ड है वो फील्ड इंक्रीज करेगा। मान लो कि ये जो फील्ड जनरेट हुआ वो B1 बोलेंगे, ये जो फील्ड जनरेट हुआ हम उसको B1 बोलेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से I2 को इंक्रीज करवा रहा हूं, तो I2 के इंक्रीज करने से हम समझ सकते हैं कि इसके एक्सिस के ऊपर ये जो फील्ड है वो इंक्रीज करेगा, है ना। तो अभी जितनी फील्ड लाइन है उससे ज्यादा फील्ड लाइन अभी क्रॉस करती नजर आएगी आपको, है कि नहीं भाई। फील्ड स्ट्रांग हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी इंक्रीज होएगी, है कि नहीं। तो आप समझ सकते हो, ध्यान से सुनना, आप समझ सकते हो कि अगर जैसे मैं I2 को इंक्रीज करता हूं वैसे उसका फील्ड इंक्रीज करता है। C2 कॉइल के द्वारा जो भी यहां पे फील्ड जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, वो इंक्रीज कर रहा है और उसके इंक्रीज होने के कारण मैं कंटिन्यूअसली I2 को इंक्रीज कर रहा हूं, उसकी वजह से कंटिन्यूअसली यहां पे B1 इंक्रीज हो रहा है। उसके कारण भाई ये जो C1 कॉइल का जो पहले टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स φ1 है ना, वो इंक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। समझो, ध्यान से समझो इसको, ये बात को ध्यान से समझो कि भाई करंट में दूसरी कॉइल का इंक्रीज कर रहा हूं, लेकिन उसके वजह से ये जो C1 कॉइल है ना, C1 कॉइल है, उसका पहला टर्न जो भी है ना उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है, थोड़ी ऐसे विजुअलाइज हो रहा है, आप समझ पा रहे हो ये बात को कि भाई करंट I2 को इंक्रीज करने से ये पहली टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स इंक्रीज होगा। मतलब कि हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि φ1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। मतलब कि कोई और दूसरी कॉइल है जिसका करंट इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से C1 कॉइल के पहले टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स यहां पे चेंज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। और जैसे मैं यहां पे I2 को डिक्रीज करूंगा तो ये फील्ड B1 C2 कॉइल के द्वारा जनरेट होने वाला फील्ड डिक्रीज करेगा, लेकिन उसकी वजह से ये पहले टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स भी डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं कि ये C1 कॉइल के पहले टर्न के साथ एसोसिएटेड, यहां पे जो एसोसिएटेड फ्लक्स है ना वो सीधा प्रोपोर्शनल है I2 करंट के साथ। हालांकि ये I2 करंट है, I1 नहीं है, ये खुद के अंदर इंड्यूस होने वाले करंट के साथ प्रोपोर्शनलिटी नहीं देख रहे, हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी, ये टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स की प्रोपोर्शनलिटी देख रहे हैं, ये वाली C2 कॉइल के करंट के साथ। समझ में आ रहा है ये मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये सीधा फ्लक्स φ1 जो कि है भाई ये पहले टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स, वो सीधा प्रोपोर्शनल हुआ किसके साथ, I2 के साथ, है ना। अभी मान लो कि ये C1 कॉइल के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, लेट्स से n, कितने हैं n। इसको क्लैरिटी लाने के लिए मैं बोलता हूं कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n1 है और यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n2 है। हम सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी देख रहे हैं C1 कॉइल की, है ना, हम सिर्फ यहां पे प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहे हैं C1 कॉइल की। तो यहां पे मैं ये बोलूंगा कि भाई साहब इसके साथ एसोसिएटेड, ध्यान से सुनना, तो भाई ये पूरी कॉइल के साथ C1 कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स फॉर द C1 कॉइल, मैं यहां पे लिखूंगा फॉर द C1 कॉइल, ठीक है। तो मैं ये बोल पाऊंगा कि भाई क्योंकि एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स सीधा प्रोपोर्शनल है I2 के साथ, तो मैं ये बोल सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर यहां पे n1 है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि n1 φ1 हर एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स सीधा प्रोपोर्शनल होगा I2 के साथ। अगर एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स अगर I2 के साथ सीधा प्रोपोर्शनल है तो हर एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स सीधा प्रोपोर्शनल होगा I2 के साथ। मतलब कि n1 φ1 भी सीधा प्रोपोर्शनल होगा I2 के साथ, है कि नहीं। क्या ये समझ पा रहे हो, मतलब कि यहां पे ये बोल सकता हूं कि n1 φ1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। बच्चों यहां पे भी हम ये प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए हम मान लो कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं एंड दैट कांस्टेंट इज लेट्स से m I2। तो यहां पे भी हमें यही नजर आया कि भाई यहां पे ये जो एसोसिएटेड फ्लक्स है ना वो सीधा प्रोपोर्शनल है I2 के साथ। और जैसे ही हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहां पे अज्यूम करते हैं प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए, तो हमने ये पाया कि यहां पे भी कुछ फॉर्मूला ऐसा ही बना जो यहां पे बना था, है ना, ऐसा ही सेम फॉर्मूला हमारे पास आया। मतलब कि देखने वाली बात यहां पे ये आई कि भाई साहब आप यहां पे ये समझ सकते हो कि भाई
ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, इसी को बोला जाता है इंडक्टेंस। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना बच्चों, इसी को हम बोलेंगे इंडक्टेंस। ये m जो भी आया ना, इसी को हम बोलेंगे इंडक्टेंस। इंडक्टेंस जिसका SI यूनिट है हेनरी, जिसका SI यूनिट क्या है, हेनरी है। तो बच्चों ये दोनों केस में आपने देखा, एक केस ऐसा था कि जिसके अंदर खुद के करंट की वजह से जो भी एसोसिएटेड फ्लक्स था वो सीधा प्रोपोर्शनल था खुद के करंट से, और दूसरा केस जो हमने देखा उसमें हमने ये देखा कि किसी एक कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स प्रोपोर्शनल है दूसरी कॉइल के करंट से। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी दोनों केस में है, प्रोपोर्शनलिटी फ्लक्स की सीधी करंट के साथ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस यह है कि एक में प्रोपोर्शनलिटी खुद के करंट के साथ है और एक में प्रोपोर्शनलिटी दूसरे कॉइल के करंट के साथ है ना। लेकिन दोनों केस में हमने देखा तो यही पाया कि भाई दोनों केस में प्रोपोर्शनलिटी को आप जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से अज्यूम करते हो तो कांस्टेंट दोनों केस में अगर अज्यूम करने के बाद फॉर्मेट देखते हो तो फॉर्मेट तो सेम ही निकल के आता है, फॉर्मेट तो सेम ही निकल के आता है। तो बच्चों ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने देखा दोनों केस में, चाहे वो खुद की वजह से हो या फिर किसी और कॉइल की वजह, आई रिपीट, खुद की वजह से हो या फिर कोई और कॉइल की वजह से हो, दोनों केस में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हमें मिलता है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम सेम तरीके से देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि सेम होगा, मैं ये बोल रहा हूं कि सेम तरीके से हम यहां पे देख सकते हैं, और यही कांस्टेंट को हम मानते हैं इंडक्टेंस, इसी को बोलते हैं इंडक्टेंस, है ना। समझ में आया, इंडक्टेंस, समझ में आई बात। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, फ्लक्स का करंट के साथ प्रोपोर्शनलिटी, चाहे वो खुद के करंट के साथ हो या फिर किसी और दूसरी कॉइल के करंट के साथ हो, प्रोपोर्शनलिटी को जब भी निकालोगे तो ऐसे केस में जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप अज्यूम करोगे उसी को बोला जाता है इंडक्टेंस। दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इटसेल्फ इज ए इंडक्टेंस, है ना। अभी यहां पे दो केस बन गए ना, ये खुद के करंट के साथ प्रोपोर्शनलिटी की वजह से हमें यहां पे कुछ इंडक्टेंस मिला, और यहां पे किसी और की वजह से, किसी और कॉइल के करंट के साथ प्रोपोर्शनलिटी की वजह से हमें यहां पे इंडक्टेंस मिला। तो इस हिसाब से देखने जाए तो यहां पे इंडक्टेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ में आ रहा है, एक होता है सेल्फ, खुद के साथ प्रोपोर्शनलिटी की वजह से जो इंडक्टेंस हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है बच्चों, उसको बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस, और किसी और की वजह से हमें कुछ प्रोपोर्शनलिटी मिलती है, और वो प्रोपोर्शनलिटी क्या, जो कांस्टेंट हम अज्यूम करते हैं, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो भी हम निकालते हैं उसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, किसी और की वजह से। जैसे कि ये वाला केस है कि C1 का फ्लक्स प्रोपोर्शनल है I2 करंट के साथ, ठीक है, C1 का फ्लक्स, C1 के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स प्रोपोर्शनल है C2 कॉइल के करंट के साथ, ठीक है। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी हुई ना, वो सेल्फ नहीं हुई, वो खुद के करंट की वजह से नहीं हुई, वो किसी और कॉइल के करंट को चेंज करते हो तो इसके अंदर चेंज आ जाता है ना। किसी और की वजह से चेंज आ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर हुआ, है तो दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही, दोनों केस अलग है। एक केस में कुछ खुद की वजह से, खुद के करंट की वजह से ये हो रहा है, और दूसरे केस में किसी दूसरे कॉइल के करंट को चेंज करते हो तो ये वाली कॉइल के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। तो यहां पे खुद के करंट की वजह से, ये वाला केस देखते हैं पहले केस, तो उसमें खुद के करंट की वजह से यहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, और यहां पे देखोगे तो दूसरी कॉइल के करंट की वजह से अगर आप I2 को चेंज करोगे तो इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों केस अलग है, लेकिन दोनों केस में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आप निकालने जाओगे दोनों का काम सेम है ना। जो दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो भी है ना, वो दोनों इंडक्टेंस ही है, बस नाम अलग अलग दिए जाएंगे यहां पे, क्योंकि ये खुद की वजह से है तो हम इसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, और ये किसी और की वजह से, इसके लिए हम इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। बाकी दोनों है सेम ही चीज, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। किसकी प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ, फ्लक्स की, एसोसिएटेड फ्लक्स की प्रोपोर्शनलिटी करंट के साथ, दैट्स इट, सिंपल। एसोसिएटेड फ्लक्स की प्रोपोर्शनलिटी करंट के साथ। यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है इसलिए हम यहां पे लिखते हैं n phi b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। बाकी ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये इंडक्टेंस है क्या, अगर अभी कोई आपको पूछता है कि इंडक्टेंस है क्या, तो इट इज जस्ट ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। It is just a proportionality constant, समझ में आई बात, यस और नो, ये जस्ट एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट डजंट मैटर कि वो सेल्फ इंडक्टेंस है या म्यूचुअल इंडक्टेंस है, बात एक ही है, वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बस तरीका दोनों में अलग है। एक केस में हम प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं, फ्लक्स की प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं सिर्फ खुद के करंट के साथ, और दूसरे केस में हम देखते हैं प्रोपोर्शनलिटी करंट, सॉरी, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ फ्लक्स
विथ दूसरे कॉइल के करंट के साथ। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, बाकी दोनों सेम है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है अल्टीमेटली, उसी को बोला जाता है इंडक्टेंस। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो इंडक्टेंस क्या है ये क्लियर हुआ। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ की बात, ये हो गई म्यूचुअल की बात। देखो ये सेल्फ वाला जो भी पॉइंट है वो आगे जो भी टॉपिक है उसमें देखेंगे, इसके बाद कल के लेक्चर में देखेंगे। आज हम सिर्फ देखने वाले म्यूचुअल इंडक्टेंस, आज हम सिर्फ डिराइव करने वाले म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस को ही। क्लियर हुआ ये पॉइंट? इंडक्टेंस समझ में आया कि इंडक्टेंस है क्या? इट इज जस्ट ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है। ठीक है, फ्लक्स की प्रोपोर्शनलिटी करंट के साथ होती है, अगर वो खुद के फ्लक्स की प्रोपोर्शनलिटी खुद के ही करंट के साथ प्रोपोर्शनलिटी है तो वहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा हम इसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, और अगर किसी एक कॉइल की फ्लक्स की प्रोपोर्शनलिटी किसी दूसरे कॉइल के करंट के साथ है तो ऐसे केस में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकल के आएगा इसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो ये इंडक्टेंस समझ में आ चुका है, तो अभी आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हम आज देखने वाले म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड डेरिवेशन ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो यही केस वापस यहां पे लेते हैं और ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो भी यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने देखा था ये वाले आगे वाले केस में हमने सारी चीजें देख ली है, तो मैं ज्यादा अभी यहां पे डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको पता है, मान लो कि यहां पे करंट है I2, ये बैटरी का पोटेंशियल V है, उसकी वजह से जो करंट का फ्लो यहाँ पे इंड्यूस हुआ वो I2 है। मान लो कि इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है N2, मान लो कि इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है N1, और ये जो करंट है इसके अंदर इंड्यूस हुआ वो I1 है। तो हमने अभी ही देखा, अभी जस्ट हमने देखा कि भाई यहाँ पे N1 phi1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 होता है ना, N1 phi1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 होता है। हमने ये देखा कि अगर मैं ये I2 को चेंज करूंगा तो इसका ये जो फील्ड जनरेट हो रहा है ना वो फील्ड इंक्रीज करेगा, और ये फील्ड इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे ये पूरी कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स इंक्रीज होगा, है ना, और वो फ्लक्स कितना होगा N1 phi1, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N1 है ना, N1 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, एक टर्न के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स होता है phi1, तो टोटल नंबर ऑफ N1 टर्न्स के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा N1 phi1 होगा, और ये पूरा फ्लक्स वेरी करेगा, है ना, इसलिए N1 phi1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। ठीक है बच्चों, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसी को हम, ध्यान से सुनिएगा, इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसको हम बोलेंगे M। ठीक है, M टाइम्स ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने अज्यूम कर लिया MI2। अभी यहाँ पे मैंने थोड़ी स्पेस लगाई है, इसके पीछे का राज ये है कि क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, किसी की वजह से यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे किसी की वजह से यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इसके लिए ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, इसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, उसको हमें नोट डाउन करना, मतलब नोटेशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि भाई किसके साथ एसोसिएटेड एंड किसकी वजह से आने वाला है ना, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसको M12। ठीक है, इसको हम, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने लगाया है M, अभी तक हम इसको M की तरह देख रहे थे, लेकिन अभी हम इसको और क्लैरिटी लाने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, M12 लिखेंगे। अभी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, M12 का मतलब ये होगा कि भाई ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वन ड्यू टू कॉइल 2, है ना, मतलब कि किसकी वजह से ये चेंज हो रहा है, तो I2 की वजह से, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू 2 बोला जाता है, इसको बोला जाता है विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। यहां पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट हुआ वो किसकी वजह से हुआ, 2 की वजह से हुआ, है ना, तो मैं ये बोलूंगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2, है ना, इसको ऐसे ही देखेंगे हम, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2। तो मैं इसको लिखूंगा कि ये जो M12 हमने लिखा है ना, M12, इसका मतलब ये होता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2। ठीक है, ये बहुत ही आसान है इसको समझना, जिसकी वजह से हो रहा है उसको बाद में लिखो। आपने रिलेटिव वेलोसिटी देखी थी क्या, रिलेटिव शब्द जब भी आता है किसी के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे केस में जो जिसके रिस्पेक्ट में लिखना होता है ना वो बाद में लिखा जाता है, और जिसके अंदर कुछ हो रहा है वो पहले लिखा जाता है। यहां पे हो रहा है 1, हम देख रहे हैं 1 को,
और किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में। जो भी चेंज आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, 2 की वजह से है, इसलिए हम 2 को बाद में लिखेंगे। तो M12 जब भी आता है तो इसका मतलब ये होता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2, है ना, 2 की वजह से, 2 के चेंज की वजह से ये सारा खेल हो रहा है ना। यहां पे आप I2 को, आप N151 को वेरी नहीं करोगे, आप किसको वेरी करोगे, I2 को वेरी करोगे। I2 को वेरी करने से C1 कॉइल के फ्लक्स के अंदर बदलाव आ रहा है, इसीलिए हम यहां पे इसको लिखेंगे M12, बदलाव इन 1 ड्यू टू 2। ऐसा समझो, इसको ऐसे याद रखो, बदलाव इन 1 ड्यू टू 2, है ना, बदलाव इन 1 ड्यू टू 2। किसकी वजह से हो रहा है, 2 की वजह से। किसके अंदर आ रहा है, 1 के अंदर। तो बदलाव हो रहा है किसके अंदर, 1 के अंदर। किसकी वजह से, 2 के वजह से, ठीक है। तो किसकी वजह से हो रहा है वो वजह बाद में लिखते हैं। अरे यार, ये रिलेटिव का कंसेप्ट आप पढ़े होंगे 11th में। VAB बोलता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना। तो ये जो बी होता है ना, जो ऑब्जर्वर होता है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो बी होता है। ऑब्जर्व्ड बाय बी बोलो या विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो जो जिसके रिस्पेक्ट में होता है ना, जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको बाद में लिखा जाता है ना। ये नोटेशन में ना थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है बहुत बार। यही ये वाला केस है ना, बहुत ही आसान है समझने के लिए, लेकिन क्या होता है कि ये गड़बड़ी यहीं पे हो जाती है। हमें क्या दिया गया है और हम क्या बोलते हैं, है ना। ये M12 का मतलब क्या होता है कि बदलाव हो रहा है 1 के अंदर, किसकी वजह से, 2 की वजह से, है ना। ये आपको समझना है कि मैं 2 को चेंज करूंगा तो इसकी वजह से 1 के अंदर बदलाव, या फिर ऐसा समझो कि 2 के बदलाव की वजह से 1 के अंदर, ये एरो याद रखो, 1 2 के बदलाव की वजह से 1 के अंदर बदलाव आया। 2 1 लिखा है, इस ऐसा लिखा है तो 1 के बदलाव की वजह से 2 के अंदर बदलाव आया, ठीक है। तो जिसकी वजह से आ रहा है, जो वजह होती है उसको बाद में लिखो, और जिसके अंदर बदलाव हुआ उसको पहले लिखो, ऐसे याद रखो इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा M12I2, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ कि बदलाव किसके अंदर किए, 2 के अंदर, और हुआ किसके अंदर, 1 के अंदर। तो 2 के अंदर बदलाव करने की वजह से 1 के अंदर बदलाव आया, है ना। इसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको लिखेंगे M12, है ना, क्योंकि 2 के अंदर बदलाव करने की वजह से 1 के अंदर बदलाव आया। क्लियर हुआ ये पॉइंट, आई होप सो कि अभी ये क्लियर है, ठीक है। तो ये N151 इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, M12I2। अभी हम ये पता लगाना चाहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M12, है ना। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M12, लेकिन वो देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अभी के लिए इतना समझते हैं कि अगर ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम ये एसोसिएटेड फ्लक्स विद C1 कॉइल इज M12I2, तो भाई साहब यहाँ पे EMF इंड्यूस इन दी C1 कॉइल कितना लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ M12, है ना, वो कितना लिख सकते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो ये तो हुआ फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल C1, है ना, दैट इज M12I2। अभी ये पता लगाते हैं कि भाई तो ये C1 में इंड्यूस EMF कितना लिख सकते हैं। तो इंड्यूस्ड EMF in C1 ड्यू टू नहीं लिखना था, ड्यू टू C2, हाँ चलो लिख देते हैं, ड्यू टू C2 कॉइल। इंड्यूस EMF इज इन C1 ड्यू टू C2, कितना लिख सकते हैं। तो EMF इंड्यूस किस में हुआ, C1 में, तो उसके अंदर इंड्यूस EMF हम मान लो ε1 लिखते हैं। तो ε1 इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, माइनस d∅dt। और यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना है, सिर्फ ∅1 नहीं, N151 है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे N1 है। एक कॉइल के साथ एसोसिएटेड हमने ∅1 माना है, तो हर एक कॉइल के साथ एसोसिएटेड टोटल कितना होगा, N151 होगा। तो हमें ये करना पड़ेगा, है ना। तो ये हम लिखेंगे N151। नाउ बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N151, यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N151, N151 की वैल्यू है यहाँ पे M12 into I2, है ना। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मैं यहाँ पे M12 को कॉमन ले लूं, क्योंकि ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो भाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई पहली कॉइल के साथ एसोसिएटेड EMF कितना होता है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ये होता है माइनस M12 into dI2/dt। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। तो इतना EMF इंड्यूस हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं बोलना चाहूं कि भाई C2 कॉइल के साथ, अगर मान लो कि हमने एक केस ऐसा लिया कि जिसके अंदर
मान लो ऐसा है कि जिसके अंदर हम करंट दौड़ाते हैं ये C1 कॉइल के अंदर, और उसकी वजह से यहां पे कुछ चेंज हो रहा है, ऐसा केस हम देखते हैं। और हम यहां पे मानने वाले हैं कि भाई मान लो कि C1 में से हमने करंट को पास करवाया और उसकी वजह से C2 के अंदर EMF इंड्यूस हुआ, तो EMF इंड्यूस इन दी C2 कितना लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, EMF इंड्यूस इन C2 ड्यू टू C1, ड्यू टू C1 कितना होगा, EMF इंड्यूस इन C2 ड्यू टू C1 कितना होगा। तो भाई अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी मान लेते हैं कि भाई C1 के अंदर करंट को दौड़ाते हैं और उसकी वजह से C2 के अंदर, मतलब कि गैल्वेनोमीटर यहां पे चेंज, गैल्वेनोमीटर यहां पे ट्रांसफर, बैटरी यहां पे ट्रांसफर, और मान लो कि C1 को एनर्जाइज कर रहे हैं और उसकी वजह से C2 कॉइल एनर्जाइज हो रहे हैं, तो ऐसे केस में C2 में इंड्यूस EMF कितना होगा, C2 में इंड्यूस EMF हम लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट माइनस, बदलाव किसकी वजह से आया, बदलाव किसकी वजह से, 1 की वजह से, है ना, और किसके अंदर आया, 2 के अंदर आया, तो भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, है ना, तो इसको हम लिखेंगे M21, दैट इज नथिंग बट di1 by dt, है ना, इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो भाई ये एब्सोल्यूट क्या होगा तब, माइनस M21 di1 by dt, तो लिखना आ गया अभी, बहुत ही आसान है, बदलाव किसकी वजह से उसको बाद में लिखो और किसके अंदर उसको पहले लिखो, यही होता है तरीका लिखने का। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो भाई ऐसे केस में इंड्यूस EMF हम इतना लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और अब हम क्या करने वाले हैं, तो अब हम यहां पे सोलेनॉइड के साथ, ऐसे सोलेनॉइड, देखो ध्यान से देखना, म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू वेरी लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, तो हम यहां पे दो सोलेनॉइड को लेने वाले हैं और दो सोलेनॉइड ऐसे होने चाहिए, लॉन्ग सोलेनॉइड, यहां पे लॉन्ग सोलेनॉइड को लेने वाले हैं और दोनों इस तरीके से प्लेस किए गए ताकि दोनों की एक्सिस सेम हो, है ना, मतलब कि एक सोलेनॉइड जो है, मान लो कि वो सोलेनॉइड S1 है जो दूसरे सोलेनॉइड S2 के अंदर रखा है, अंदर रखा है, और हम यहां पे क्या पता लगाने वाले हैं, हम यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस पता लगाने वाले हैं कि भाई अगर हम यहां पे क्या पता लगाना हो, ध्यान से सुनो, अगर हम यहां पे मान लो कि S2 के अंदर करंट दौड़ाते हैं तो ऐसे केस में S1 के अंदर कितना फ्लक्स जनरेट होगा और उसके हिसाब से उसके साथ एसोसिएटेड म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, और अगर हम यहां पे S1 के अंदर करंट दौड़ाते हैं तो ऐसे केस में S2 के साथ एसोसिएटेड म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, वो हम यहां पे पता लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो बस यही करने वाले हैं, तो ध्यान से देखते जाए यहां पे हम क्या करते हैं, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। तो मान लो कि ये S1 जो अंदर वाला जो सोलेनॉइड है वो S1 है, बाहर वाला जो सोलेनॉइड है वो S2 है, ठीक है। मान लो कि ये जो S2 है उसके साथ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एसोसिएटेड कितने हैं, N2 है, और अंदर वाला जो सोलेनॉइड है उसके साथ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एसोसिएटेड कितने हैं, N1 है। दोनों की लेंथ सेम है, अंदर वाला जो सोलेनॉइड है, छोटा सोलेनॉइड अंदर वाला, उसकी भी लेंथ L है, और बाहर वाला बड़ा सोलेनॉइड है उसकी भी लेंथ L है, ठीक है। अंदर वाला जो सोलेनॉइड है उसकी रेडियस R1 है और बाहर वाला जो सोलेनॉइड बड़ा सोलेनॉइड है उसकी रेडियस R2 है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों सोलेनॉइड को प्लेस किया है। अभी हम करना क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस पता लगाना चाहते हैं। टू बी स्पेसिफिक बोलो तो M12 एंड M21 की वैल्यू क्या होगी वो पता लगाना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ना कि अगर हम यहाँ पे M12 मतलब कि अगर हम ये वाली कॉइल को एनर्जाइज करते हैं उसकी वजह से यहाँ के फ्लक्स का वेरिएशन का प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं, तो तब फ्लक्स के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स के साथ जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकलेगा वो होगा M12, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं अभी उल्टा कर देता हूं कि मान लो कि मैं इसको एनर्जाइज करता हूं और इसके फ्लक्स में चेंज देख रहा हूं, तो ऐसे केस में मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना मिलेगा, M21। तो बस यहां पे हम यही पता लगाना चाहते हैं सोलेनॉइड के केस में भी कि भाई यहां पे अगर मैं S2 में से करंट का फ्लो करवाता हूं तो उसकी वजह से S1 के अंदर जो बदलाव होगा, ठीक है, S1 के अंदर जो बदलाव उसकी वजह से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा वो M12 आएगा, वो M12 की वैल्यू कितनी आएगी। और उसी तरीके से अगर मैं अभी S1 के अंदर करंट को फ्लो करवाता हूं और S2 के अंदर बदलाव देख रहा हूं, तो उसके ऐसे केस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा M21, ठीक है, बदलाव कर रहे हैं M1 के अंदर और वो किसके रहा है, किसके अंदर हो रहा है, 2 के अंदर, तो वो कितना हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस M21 कितना होगा वो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M12 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M21, और उन दोनों को कंपेयर भी करना चाहते हैं कि क्या दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे, दोनों अलग होंगे, वो भी देखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने देखा कि भाई साहब किसी एक के अंदर बदलाव होने के कारण, क्योंकि उसी को तो म्यूचुअल बोला जाता है ना, किसी एक के अंदर बदलाव होने के कारण दूसरे के फ्लक्स को वेरिएशन को जो भी हो रहा है वो वेरिएशन सीधा करंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है।
तो वही प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट को हम मानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अभी ये पता लगाना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा कितना। ठीक है, चलिए देखते हैं, दोनों केस को ध्यान से देखेंगे, दोनों केस को ध्यान से देखें, दोनों केस को साथ में देखेंगे। ठीक है, तो पहले केस नंबर 1 लेते हैं। मान लो पहले मैं केस नंबर 1 लेता हूं, और केस नंबर 1 में हम क्या करने वाले, तो केस नंबर 1 में हम ये S2 में से पहले करंट का फ्लो करवाने वाले हैं, S1 में करंट को ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, तो S1 में से फ्लो करवाएंगे और S1 को ऑब्जर्व करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे S2 में से मान लो कि I2 करंट को फ्लो करवाता हूं, ठीक है, जो भी उसके साथ एसोसिएटेड होगा नोटेशन उसी तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो मान लो कि मैंने यहाँ पे I2 करंट को फ्लो करवाया, तो I2 करंट को फ्लो करवाने के कारण मान लो कि करंट ये वाली डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, करंट ये वाली डायरेक्शन में जा रहा है, यहां से ऐसे घुमा 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 ऐसे अंदर जा रहा है, फिर यहां से घूम फिर के वापस दूसरे कॉइल के अंदर, दूसरे टर्न के अंदर एंटर, फिर तीसरे टर्न। तो इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। तो आप देखोगे तो ये पाओगे कि भाई यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब कि यहां से बाहर आता नजर आएगा और ऊपर से यहां पे अंदर जाता नजर आएगा, है ना, अंदर जाता नजर आएगा। तो अगर आप यहां से फिंगर्स को कर्ल करते हो, अगर आप फिंगर्स को कर्ल राइट हैंड लेके जाओ, स्ट्रिंग के पास लेके जाओ, और जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो है उस डायरेक्शन में आप फिंगर को कर्ल करो। ठीक है, तो फिंगर ये वाली डायरेक्शन में कर्ल होगी, ये वाली डायरेक्शन में कर्ल होगी। ठीक है, तो ऐसे कर्ल होगी तो आपका जो थंब होगा ना, वो ये डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा, ये डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये डायरेक्शन में फील्ड जनरेट होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, मतलब कि फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जनरेट होगी, यहां से बाहर निकलती नजर आएगी और यहां से एंटर करती नजर आएगी। तो ये नॉर्थ पोल बनेगा और ये साउथ पोल बनेगा। खैर उसकी बात तो हमें नहीं देखनी है, उसको हम नहीं देखना चाहते, हम सिर्फ यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा तो ये पाया कि भाई यहाँ पे I2 करंट की वजह से यहाँ पे फील्ड जनरेट हुआ बीच में। ठीक है, अगर मैं इसको अच्छे से दिखाना चाहता हूँ और मैं दिखाता हूं आपको सर्कल ड्रॉ करके, तो आपको समझ में आएगा। हम सिर्फ क्रॉस सेक्शन को देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ले रहा हमारा एक, और ऐसा ही हम एक दूसरा ले लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे जो भी है वो कुछ इस तरीके का है। ये बड़ा सर्कल जो भी है वो बाहर वाला सोलेनॉइड है। हम कहां से देख रहे हैं, हम इसको यहां से देख रहे हैं। कहां से? यहां से। ध्यान से देखिएगा, हम इसको यहां से देख रहे हैं, पॉइंटर आ गया, हाँ ओके, तो हम इसको यहां से देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में जब आप यहां से देखोगे तो फील्ड लाइन बाहर आती नजर आएगी, फील्ड लाइन तो बाहर आती नजर आएगी। तो ऐसे केस में आपको जो भी फील्ड लाइन दिखेगी ना, वो डॉट से दिखा सकते हैं। कहां से देख रहे हैं? यहां से। ध्यान से देखो, यहां से देखेंगे तो ऐसे केस में आपको दिखेगा तो सर्कल ही, ठीक है, लेकिन फील्ड लाइन सारी जो भी है वो बाहर आती नजर आएगी, मतलब कि ये डॉट दिखाई देगी आपको, ये डॉट दिखाई देगी, है ना, सारी फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, तो इसीलिए हमको ये डॉट दिखाई देगी। तो ये जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, वो ब्लू कलर वाला जो भी है डॉट दिखाई देगा ना आपको, बाहर आती नजर आएगी तो डॉट ही दिखाई देगी। ये नॉर्थ पोल बनेगा ना, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, तो इसलिए मुझे डॉट दिखाई देगी। ठीक है, तो ऐसे केस में मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि भाई साहब ये जो फील्ड जो ब्लू कलर से मैंने दिखा है डॉट डॉट डॉट, वो फील्ड जनरेट हुआ किसकी वजह से? B2 की वजह से ना। ये S2, ये बाहर वाली S2 कॉइल है, अंदर वाली S1 कॉइल है ना। तो मुझे जो फील्ड जनरेट हुआ किसकी वजह से? मैंने करंट किसके अंदर दौड़ा है? तो मैंने करंट यहाँ पे ये S2 के अंदर दौड़ा है, कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हुआ I2 करंट, है ना, तो इसी की वजह से आपको फील्ड बाहर की ओर मिला, है ना। आप अगर ये वाला नजरिया देखते हो, यहां से देखते हो तो, ठीक है, तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है ना I2 करंट, उसी की वजह से B2 फील्ड जनरेट हुआ, पूरे बीच के रीजन में फील्ड जनरेट हुआ। और बीच के रीजन में हमने देखा तो ये पाया कि भाई अंदर एक सोलेनॉइड S1 भी है, तो कहीं ना कहीं ये S1 के साथ यहाँ पे कुछ एसोसिएटेड फ्लक्स होगा, है ना, एसोसिएटेड फ्लक्स होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, अभी अभी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स उसके साथ पूरा लिखेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई ऐसे केस में फील्ड जनरेट हुआ B2, किसकी वजह से? S2 की वजह से, क्योंकि हमने S2 कॉइल के अंदर I2 करंट फ्लो करवाया, है ना। तो यहां पे हम देखने जाए तो ये होगा कि भाई जैसे मैं ये I2 को इंक्रीज करूंगा तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स, जिसको मैं लिखूंगा N151, है ना, N151, जैसे मैं I2 को इंक्रीज करूंगा वैसे ये S1 कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिख रहे हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 है तो टोटल फ्लक्स लिखेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स वो सीधा प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके साथ? I2 के साथ।
है ना, ये आसान है, आप समझ सकते हो, है ना। तो ये जैसे I2 को इंक्रीज करूंगा वैसे यहाँ पे डॉट 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 इंक्रीज होते जाएंगे, डॉट 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 इंक्रीज होते जाएंगे, है ना। तो उस तरीके से आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि तो इसका मतलब ये होता है कि ये N151 भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, N151 भी इंक्रीज होता जाएगा। तो हमने देखा तो ये पाया कि भाई यहाँ पे N151 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 है ना। और यही यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोल देते हैं, तो देखो हम किसके अंदर, सॉरी ये I2 होगा, सॉरी 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 गलती से हमने यहाँ पे I1 लिख दिया, इट इज I2, इट इज I2। सो N151 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। तो हमने देखा तो ये पाया कि भाई I2 के अंदर चेंज हो रहा है, चेंज कर रहे हो तो उसकी वजह से N151 के अंदर चेंज हो रहा है, तो इसीलिए हम यहां पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या मानेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को M12 मानेंगे। बदलाव 2 के अंदर हो रहा है उसकी वजह से 1 के अंदर बदलाव हो रहा है ना। हम बदल रहे हैं 2 के अंदर, उसकी वजह से बदलाव हो रहा है 1 के अंदर, तो ये हो गया M12I2। ठीक है, तो यहां से हमने देखा तो N151 की प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ आई, I2 के साथ, और यही प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट को हमने मान लिया M12। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए रिजल्ट नंबर 1। अभी जरा गौर करो कि भाई ये N151 की वैल्यू में कितनी लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, N151 की वैल्यू में कितनी लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया हमारा केस नंबर 1 है ना, ये केस नंबर 1 के रिलेटेड फिगर है। ठीक है, तो यहां पे देखो जरा ये N151 कितना हो सकता है, N151 ये तो फ्लक्स है ना, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ S1, तो N151 हम कितना लिख सकते हैं, N151 हम यहां पे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे एरिया, ये फ्लक्स किसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स है, S1 के साथ, S1 सोलेनॉइड के साथ, है ना, ये S1 सोलेनॉइड के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स है, या फिर लिखना हो तो पूरा लिखते हैं यहां पे, चलो पूरा लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ S1, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड with S1 that is N151, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, that is N151। वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है N1 टाइम्स एरिया, किसका एरिया, किसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स हम देखना चाहते हैं, S1 के साथ, है ना। तो उसका एरिया कितना, लेट्स से इसका एरिया है A1, S1 कॉइल का एरिया कितना है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1 इनटू फील्ड किसका, तो भाई ये तो S2 कॉइल का B2 फील्ड होगा ना। यहां पे फ्लक्स किसके साथ एसोसिएटेड है, S1 के साथ, लेकिन फील्ड किसका है, S2 का फील्ड है ना। तो मैं लिखूंगा इसको B2, है ना, B2। भाई कौन किसकी फील्ड लाइन यहां पे S1 में से क्रॉस होगी, तो भाई साहब S2 की, S2 के द्वारा जो भी फील्ड जनरेट हुआ, ये जो फील्ड जो ब्लू कलर का डॉट दिख रहा है ना आपको, वही क्रॉस कर रहा है ना S1 के अंदर, है ना। तो ये कौन सा है, B2 है, मतलब कि जो S2 कॉइल में से करंट का फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो फील्ड जनरेट हुआ उसकी फील्ड लाइन S1 के साथ क्रॉस होगी, है ना, S1 के साथ एसोसिएट होगी। तो यहां पे हम लिखेंगे B2, समझ में आया। तो कैसे मैंने लिखा इसको, N1 A1 B2। सर यहाँ पे N1 क्यों लिखा, A1 इंटू B2, एरिया इंटू फील्ड, यही तो इसका होता है ना। और यहाँ पे एक्चुअल में कॉस थीटा भी होता है, लेकिन हमने मान लिया कि जिस डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर भी कौन सी डायरेक्शन में, बाहर की डायरेक्शन में, और फील्ड B2 भी बाहर की डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे 0 cos 0 1 लिख दिया, तो हमने cos 0 को हटा दिया है। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ पे लिखे A1 B2, एक्चुअल में यहाँ पे cos थीटा भी था, लेकिन वो थीटा 1 हो चुका है, सॉरी थीटा 0 हो चुका है, इसकी वजह से cos थीटा 1 हो चुका है। ठीक है, तो ये N1 A1 B2 हो गया। अभी ये इतना A1 B2 होता है ना, वो सिर्फ एक टर्न के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, क्योंकि हम टोटल फ्लक्स लिखना चाहते हैं, N151 लिखना चाहते हैं ना, इसीलिए हमने इसको N1 को मल्टीप्लाई भी कर दिया है, क्योंकि एक टर्न के साथ एसोसिएटेड इतना होता है, तो टोटल N1 टर्न है, तो उसके साथ एसोसिएटेड कितना होता है, N1 टाइम्स A1 B2। क्लियर, तो यही वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो, ये है हमारा रिजल्ट नंबर 2। अच्छा, इसको और अच्छे से लिखते हैं, ये रिजल्ट नंबर 2 को अच्छे से उसके बाद प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट नंबर 2 को अच्छे से लिखते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, सो दैट N151 इज नथिंग बट इक्वल टू, अच्छा जरा देखो तो ये N1 को क्या लिख सकता हूं, N1 इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड S1, है ना। और वो कितना होता है, क्या आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पता है, जी हाँ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में यहाँ पे ब्लू कलर से लिखता हूं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट इज N1 इज नथिंग बट इक्वल टू कैपिटल N1 बाई L, है ना। तो यहां से हम क्या N1 की वैल्यू
यहां से हम स्मॉल n1 इंटू एल लिख सकते हैं, जी हाँ हम लिख सकते हैं स्मॉल n इंटू स्मॉल n1 इंटू एल। तो यहीं पे n1 की वैल्यू अगर मैं रिप्लेस कर दूं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से, तो मैं इसको लिख सकता हूं n1 टाइम्स एल। ठीक है, तो ये हमने कैपिटल N1 की वैल्यू प्लेस कर दी। फिर एरिया वन मतलब कि ये वाली कॉइल का एरिया, ठीक है, ये कितना होगा तो पाई, इसका रेडियस कितना है तो ये वाली अंदर वाला जो सॉलिड है उसकी रेडियस हमने यहाँ पे दी है, दैट इज R1, ये R1 है। ठीक है, तो ये रेडियस R1 है, तो इसका एरिया कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा पाई आर, सर्कल दिख रहा है ना, तो ये होगा पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, इनटू B2 कितना हो सकता है, तो भाई ये बाहर वाला सोलेनोइड है, उसकी वजह से जनरेट होने वाला फील्ड कितना होता है, याद करो। ये B2 में कितना लिख सकता हूं, अगर मैं B2 को लिखना चाहूं तो B2 कितना होता है, म्यूनी म्यू जीरो एन आई, मुन्नी लिख सकते हैं ना, म्यू जीरो एन आई, लेकिन वो N2 इंटू I2 होगा, क्योंकि वो सेकंड कॉइल की वजह से जनरेट होने वाला फील्ड है ना, तो ये होगा म्यू जीरो N2 इंटू I2। क्लियर है ये पॉइंट। तो यहाँ पे हम B कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे हम B लिख सकते हैं म्यू जीरो N2 इंटू I2। मैं इसको लिख सकता हूं म्यू जीरो N2 इंटू I2, फील्ड जनरेटेड ड्यू टू द कॉइल 2। क्लियर है ये, ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको सब मल्टीप्लाई करके थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो इंटू पाई इंटू N1 इंटू N2, म्यू जीरो इंटू पाई इंटू N1 इंटू N2 इंटू, ध्यान से देखिएगा, L इंटू R1 स्क्वायर इंटू I2। कुछ बाकी तो नहीं है ना, सारी चीजें आ गई, हाँ आ गई, म्यू जीरो पाई N1 N2 इंटू एल इंटू R1 स्क्वायर इंटू I2। क्लियर है, इतनी चीजें मतलब आई, तो ये हो गया रिजल्ट नंबर 2। ठीक है, ये क्या आया, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कॉइल S2। ठीक है, अभी भाई आप समझ सकते हो कि क्या मैं ये N151 की वैल्यू रिजल्ट नंबर 2 से ये वाली प्लेस कर सकता हूं वहां पे, जी हाँ बिल्कुल प्लेस कर सकते हो। तो बाय पुटिंग द रिजल्ट 2 इन 1, सो बाय पुटिंग बोलना है तो पुटिंग बोलो, सब्स्टिट्यूटिंग बोलना है तो सब्स्टिट्यूटिंग बोलो, तो बाय पुटिंग 2 इन 1, तो हमें फाइनली क्या नजर आएगा, फाइनली हमें यह नजर आएगा कि भाई साहब यहां पे N151 की वैल्यू हम यहां पे लिख सकते हैं म्यू जीरो पाई N1 इंटू N2 इंटू एल इंटू R1 स्क्वायर इंटू I2, दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, M12 इंटू I2 के बराबर। तो आप समझ सकते हो कि तो इसका मतलब यह होता है कि ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना M12, उसकी वैल्यू कितनी आई, ध्यान से देखो, उसकी वैल्यू आई, M12 की वैल्यू आई, कंपेयर करो दोनों साइड पे, तो इसकी वैल्यू बनेगी म्यू जीरो इंटू पाई इंटू N1 इंटू N2 इंटू एल इंटू R1 स्क्वायर के बराबर, है ना, इतनी वैल्यू बनेगी, इतनी वैल्यू बनेगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट, इतनी वैल्यू बनेगी। तो ये आया म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू, M12 की वैल्यू। ठीक है, तो जब हम S2 कॉइल में से करंट को पास करेंगे, और ये वाले केस में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे S1 कॉइल को, तो ऐसे केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आएगी म्यू जीरो पाई N1 N2 L इंटू R1 स्क्वायर के बराबर। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है, ठीक है, चल, तो ये तो हमने क्या किया, S2 में से करंट को फ्लो करवाया और S1 को ऑब्जर्व किया, और तब म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना बना, इतना बना। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको रिजल्ट नंबर 3 देना चाहते हो तो रिजल्ट नंबर 3 भी दे सकते हो। इसी तरीके से अब हम क्या देखने वाले, अब हम देखने वाले हैं ये कि मान लो अगर अब मैं S1 को एनर्जाइज करता हूं और S2 को ऑब्जर्व करूं, और तब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा M21, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, उल्टा, अब मैं S2 को ऑब्जर्व करने वाला हूं और S1 में से करंट को फ्लो करने वाला हूं। तो अब करंट कहां से फ्लो करेगा, अब करंट फ्लो करेगा S2 में से, ठीक, सॉरी S1 में से। ठीक है, तो अब मैं S1 में से करंट को फ्लो करवाने वाला हूं। तो मान लो कि ये हमने करंट फ्लो करवाया, लेट से I1, तो हमने S1 में से करंट को फ्लो करवाया, बहुत ही बढ़िया। मान लो कि इसी डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में हमने यहाँ पे देखा उसी डायरेक्शन में यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मान लो कि ये वाली डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से जो भी फील्ड जनरेट होगा वो ये डायरेक्शन में फील्ड जनरेट होगा, है ना, ये डायरेक्शन में फील्ड जनरेट होगा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं, तो ऐसे केस में हमें क्या दिखेगा, तो वापिस वही कहानी, ऐसे केस में हमें क्या दिखेगा, तो उसको मैं अच्छे से समझाने के लिए
व्यू थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं यहां पे, इसको उठा करके यहां पे रखते हैं बाहर वाली कॉइल, और ये जो अंदर वाली कॉइल है उसको भी उठाएंगे। तो ये हो गई हमारी अंदर वाली कॉइल, ठीक है, इसको बीच में रखे हम और छोटा बना देते हैं इसको, ठीक। तो अगर हम यहां से देखेंगे, कहां से देखेंगे, ध्यान से देखिए, अगर हम यहां से देखेंगे, जहां से हम देखना चाहते हैं यहीं से देखेंगे, इस डायरेक्शन में देखेंगे, तो हमें कुछ सर्कल जैसा ऐसा दिखेगा। यहां पे प्रॉब्लम क्या होगा पता है, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब यहां पे अब तक क्या हो रहा था कि बाहर वाली कॉइल में से करंट को दौड़ाया था, तो ये पूरी जगह पे, कहां पे, ये पूरी जगह पे, ये पूरी जगह पे, यहां पे देखो ये पूरी जगह पे आपको फील्ड दिख रहा था, क्योंकि ये बाहर वाली कॉइल के द्वारा जनरेट होने वाला फील्ड था। तो फील्ड हमेशा अंदर की डायरेक्शन में, अंदर ही जनरेट होता है। तो ये बाहर वाली कॉइल की वजह से, ये ना, ये अंदर पूरे यहां पे सभी जगह पे आपको फील्ड दिखेगी, है ना। लेकिन जब भी हम अंदर वाली कॉइल को एनर्जाइज करेंगे तो आपको फील्ड कहां पे दिखेगी, सिर्फ अंदर, इतने रीजन में, इतने रीजन में ही आपको फील्ड दिखेगी। ये वाला बीच वाला जो ये रीजन है ना, ये एम्प्टी रहेगा, वहां पे कोई फील्ड जनरेट नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि सोलेनॉइड की वजह से जो भी फील्ड आता है वो बीच वाले रीजन में आता है। बाहर सोलेनॉइड के बाहर जो भी फील्ड होता है वो हम जीरो मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल फील्ड होता है ना। तो यहाँ पे जब भी हमने, क्योंकि अभी हम S1 कॉइल को एनर्जाइज कर रहे हैं, है ना, तो S1 कॉइल के अंदर जो फील्ड, S1 कॉइल के एनर्जाइज करने से, उसके अंदर करंट को फ्लो करवाने से जो भी फील्ड जनरेट होगा वो सिर्फ इतने रीजन में होगा, इतने ही रीजन में आपको यहीं पे सिर्फ फील्ड दिखेगा। समझ में आ रहा है, आपको यहीं पे सिर्फ फील्ड दिखेगा। ये हमारी S2 कॉइल है, ये बाहर वाली S1 कॉइल, सॉरी उल्टा लिख दिए, ये अंदर वाली S1 कॉइल है और ये बाहर वाली S2 कॉइल है, और हमने करंट दौड़ाया S1 के अंदर। मान लो ये करंट I1 आया, तो S1 के अंदर करंट दौड़ाने से जो भी फील्ड जनरेट होगा वो सिर्फ उसके बीच के रीजन में होगा। ये वाला जो रीजन बचा ना, ये वाला रीजन, उसमें कोई भी फील्ड नहीं होगा, वहां पे फील्ड जीरो होगा। समझ में आ रहा है ये मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने यहाँ पे एनर्जाइज किया S1 कॉइल को, S2 को नहीं, एनर्जाइज किया S1 कॉइल को, S2 को एनर्जाइज नहीं किया है। तो यहाँ पे ऐसे केस में जो भी फील्ड जनरेट होगा, मान लो कि ये जो फील्ड जनरेट होगा ड्यू टू दी वन, उसको हमने B1 बोल दिया, और वो B1 कितना होगा, म्यू 0 N1 I1, है ना। ये जो फील्ड जनरेट होगा वो कितना होगा, म्यू 0 N1 I1, इतना फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा, है ना, म्यू 0 N1 I1 फील्ड जनरेट होगा, है ना। लेकिन वो कहां पे होगा, वो सिर्फ ये कॉइल के बीच में, यही S1 कॉइल के बीच में जनरेट होगा, है ना। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, यहाँ पे कोई भी फील्ड जनरेट नहीं होगा, है ना। वहां पे फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ रहा है, जीरो होगा। तो अभी फील्ड जनरेट हुआ S1 के बीच वाले रीजन में, कितना जनरेट हुआ, म्यू 0 N1 I1, बहुत ही बढ़िया। तो भाई क्या उसकी वजह से, अगर मान लो कि मैं यहां पे करंट I1 को इंक्रीज करता हूं, तो क्या ये फील्ड भी स्ट्रांग होगा, जी हां, ये फील्ड भी स्ट्रांग होगा। हालांकि ये वाला जो फील्ड है वो भले S1 फील्ड के बीच वाले रीजन में जनरेट हो रहा है, लेकिन भाई वो एक्चुअल में S1 कॉइल पूरी S2 कॉइल के बीच में है ना। तो अल्टीमेटली S2 कॉइल के साथ भी यहां पे कुछ फ्लक्स वेरी करेगा, अगर मैं I1 को वेरी करता हूं तो, जी बिल्कुल वेरी करेगा। भाई फील्ड है सिर्फ यहां पे, है ना, बीच वाले रीजन में भले नहीं है, लेकिन अगर ये फील्ड इंक्रीज करता है तो क्या ये इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स इंक्रीज नहीं करेगा, करेगा ना, डेफिनेटली करेगा, डेफिनेटली करेगा। भले ये बीच वाले रीजन में कोई फील्ड नहीं है, लेकिन जितने रीजन में फील्ड है, अगर वही फील्ड स्ट्रांग होता जाए, वही फील्ड स्ट्रांग होता है, वहां पे भी मान लो कि फील्ड है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर इंक्रीज होती जाए, तो ऐसे केस में डेफिनेटली बाहर वाली कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स वेरी करेगा, है ना। तो ये वाले केस में हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, केस नंबर 2, इसको हम बोलेंगे केस नंबर 2। तो ये वाले केस में हमने देखा कि भाई यहां पे total number of flux associated with S2 coil, that is N2 phi 2, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे N2 है ना, तो N2 phi 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, समझ सकते हैं, है ना। तो यहां पे N2 phi 2 कैन बी रिटन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहां पे ये वाले केस में क्या होगी, क्योंकि हम I1 को वेरी करते हैं और उसकी वजह से बदलाव किसके अंदर आ रहा है, 2 के अंदर, तो 1 को वेरी करते हैं, 2 के अंदर बदलाव आ रहा है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा M21 I1, है ना। तो ये हो गया हमारे लिए रिजल्ट नंबर लेट्स से 4, ठीक है, ये हमारे लिए रिजल्ट नंबर 4 हुआ। नाउ टेल मी टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ S2, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ S2 वो कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विथ S2,
S2 वो होगा N2 Phi2, ठीक है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, तो भाई यहां पे ध्यान से देखो N2 अच्छा कितने एरिया में फील्ड है जरा देखो तो, क्या मैं यहाँ पे A2 लिखूं, जरा सोच के बताना, क्या मैं यहाँ पे A2 लिखूं, कितने एरिया में फील्ड है, जरा ये वाले केस में देखो तो कितने एरिया में फील्ड है, भाई जितना एरिया S1 कॉइल का है उतने ही एरिया में फील्ड जनरेट होगा, है ना। तो इफेक्टिव यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं, ये फ्लक्स लिखना चाहूं, तो एरिया क्या मैं पूरा A2 ले लूं, पूरा A2 ले लूं, नहीं, पूरे एरिया में थोड़ी ना फील्ड है, कितने एरिया में है, जितना ये S1 कॉइल का एरिया है उतने एरिया में ही तो फील्ड जनरेट हो रहा है ना। तो यहां पे फ्लक्स क्या होता है, कितने एरिया को कट करेगा ये फ्लक्स, इतने A1, इतने छोटे से सर्कल जो S1 का एरिया है उतने एरिया में से ही तो ये S2 के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कट होगा, है ना। ये पूरे एरिया के साथ तो नहीं है, जितना एरिया यहां पे इफेक्टिव है जिसमें से फील्ड लाइन क्रॉस करेगी वो इफेक्टिव एरिया सिर्फ इतना ही होगा, भले वो कॉइल S2 है, भले हम यहां पे लिखना चाहते हैं फ्लक्स एसोसिएटेड विद S2 कॉइल, लेकिन फिर भी यहां पे इफेक्टिव फ्लक्स जो भी कट होगा वो सिर्फ इतने एरिया के साथ ही होगा, है ना। ऑटो सेव में चला गया, इतने एरिया के साथ ही एसोसिएटेड फ्लक्स होगा, है ना, इतने एरिया के साथ। तो इसीलिए मैं यहां पे लिखूंगा एरिया 1, आइडियली लिखना होता है एरिया 2, लेकिन हमने देखा तो ये पाया कि जो भी फील्ड जनरेट हुआ वो सिर्फ इतने एरिया में ही हो रहा है, अगर फील्ड वेरी करेगा तो भी इतने एरिया में ही करेगा, है ना, इतने एरिया में, बाकी का एरिया क्या है, होलो है, यहां पे कोई फील्ड नहीं है, यहां पे कोई फील्ड नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा A1, है ना, इतने कितने एरिया के साथ यहां पे फ्लक्स कट करेगा उतना ही एरिया हमें लिखना होता है, यहां से कोई फ्लक्स कट ही नहीं हो रहा है, ये रीजन देखो तो कट ही नहीं हो रहा, तो मैं क्यों यहां पे A2 लिखूं, मुझे A1 ही लिखना पड़ेगा ना। इफेक्टिव एरिया कितना है जहां से फ्लक्स कट हो रहा है उतना इफेक्टिव एरिया सिर्फ इतना छोटा सा सर्कल है ना, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा A1, क्योंकि वो एरिया कितना है, S1 कॉइल के एरिया के बराबर है ना, इसलिए मैंने यहां पे लिखा A1 इनटू B1, फील्ड किसका है भाई, S1 कॉइल का है, कितना, म्यू0 N1 I1, है ना। तो यहां पे हम इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं, तो N2 को क्या लिख पाते हैं, जिस तरीके से हमने N1 को लिखा था उसी तरीके से हम यहाँ पे N2 को भी लिखेंगे, तो N2 क्या होगा यहाँ पे, N2 इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे N2 बाई L, मतलब कि ये हो जाएगा यहां से N2 का वैल्यू हो जाएगा N2 इंटू L, है ना। तो यहां पे हम N2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, N2 की वैल्यू लिखेंगे N2 स्मॉल n2 इंटू L इंटू एरिया किसका, छोटी वाली कॉइल का, S1 कॉइल का एरिया कितना है, ये पाई R1 स्क्वायर है, इनटू B1 कितना जनरेट हुआ, यहां पे B1 जनरेट हुआ म्यू0 N1 I1 के बराबर, सो म्यू0 N1 I1 के बराबर। तो इसको अगर ढंग से लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, तो हम इसको लिख पाते हैं म्यू0 इंटू पाई इंटू N1 इंटू N2 इंटू L इंटू R1 स्क्वायर इंटू I1, है ना। तो इतना फ्लक्स एसोसिएट करेगा किसके साथ, कॉइल 2 के साथ, S2 सोलेनोइड के साथ, ठीक है। तो इसको हम रिजल्ट नंबर 5 बोल देते हैं, तो ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 5। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5 इन 1, बाय पुटिंग 5 इन 4, तो हमने देखा तो ये देखा कि भाई N2 Phi2 की वैल्यू सीधी यहां पे प्लेस कर दे, तो ये हो जाएगी म्यू0 इंटू पाई इंटू N1 इंटू N2 इंटू L इंटू R1 स्क्वायर इंटू I1, दैट इज इक्वल्स टू M21 टाइम्स I1। तो यहां पे दोनों साइड पे कंपेयर करोगे तो बच्चों आपको ये M21 की वैल्यू क्या दिखेगी, M21 की वैल्यू दिखेगी म्यू0 पाई इंटू म्यू0 पाई इंटू, ये पाई है भाई, ये पाई है, ऑटो सेव में चला गया, हाँ, पाई इंटू N1 इंटू N2 इंटू L इंटू R1 स्क्वायर। तो जरा ध्यान दो, ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू ड्यू टू 1, ठीक है। तो इसको हम बॉक्स बना देते हैं और देखते हैं, कंपैरिजन भी देख लेते हैं कि क्या कंपैरिजन निकले। तो जरा ध्यान दो, आप M12 को M21 के साथ कंपेयर करके देखो तो क्या आया, क्या दोनों सेम दिख रहे हैं, जी हाँ, दोनों सेम है। जितनी वैल्यू M12 की आई ना उतनी ही वैल्यू हमें यहाँ पे M21 की आई, है ना। जितनी वैल्यू हमें M12 की मिली उतनी ही वैल्यू देखो M21 की भी है, ये केस 2 है,
ये केस 2 है, दोनों केस अलग अलग है, लेकिन हमने देखा तो ये पाया कि दोनों केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, सेम है। दोनों केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम है। तो हम यहां पे रिजल्ट ये देख सकते हैं कि हियर, यहां पे लिखता हूं ब्राउन कलर से, हियर M12 इज इक्वल्स टू M21 इज इक्वल्स टू, लेट्स से एक ही वैल्यू बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस M, है ना। ये दोनों सेम आए, कहां से बोल सकते हैं ऐसा, तो रिजल्ट नंबर 3 एंड रिजल्ट नंबर लेट्स से 6। तो रिजल्ट नंबर 3 एंड रिजल्ट नंबर 6 से हम ये बोल सकते हैं कि M12 एंड M21 दोनों सेम है। मतलब कि चाहे आप S2 को एनर्जाइज करो और S1 को ऑब्जर्व करो, या फिर S1 को एनर्जाइज करो और S2 को ऑब्जर्व करो, दोनों केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो भी आएगा वो सेम आएगा। देयर इज नो एनी डिफरेंस, दोनों केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू सेम है। जितना M12 है उतना ही M21 है ना। समझ में आया ये केस में। हाँ, ये केस नंबर 2 में बस यही यहां पे आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट, कि यहां पे जो एरिया लिखना होता है ना, वो A2 नहीं होगा, ये A1 एरिया होगा। कैसे A1, मैंने समझाया कि भाई भले ये सोलेनोइड 2 के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स लिख रहे हैं, लेकिन यहां पे फ्लक्स कितने एरिया को कट करेगा, सिर्फ इतने एरिया को ही कट करेगा। और ये एरिया किसके बराबर है, तो सोलेनोइड 1 के क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर है। ये इतना रीजन जो भी है ना, यहां पे कोई फील्ड लाइन नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो फील्ड जनरेट हो रहा है वो S1 कॉइल की वजह से हो रहा है, और वो कॉइल की वजह से होने वाला फील्ड सिर्फ इतने एरिया में ही होगा, इतने एरिया में नहीं होगा। इसीलिए हम यहां पे इफेक्टिव फ्लक्स लिखना चाहते हैं S2 के साथ, लेकिन फिर भी एरिया लिखेंगे A1, क्योंकि A1 एरिया में से ही फ्लक्स कट करेगा। तो तब हमने देखा कि जितना इंडक्टेंस M12 की वैल्यू आई, जितना इंडक्टेंस हमें M12 के तौर पे मिला, उतना ही इंडक्टेंस हमें M21 के तौर पे मिला। ठीक है, मतलब कि M12 इज इक्वल टू M21 है ना। क्लियर है, समझ में आ गया। मतलब कि दोनों केस में चाहे S2 को एनर्जाइज करो और S1 को ऑब्जर्व करो, या फिर S1 को एनर्जाइज करो और S2 को ऑब्जर्व करो, दोनों केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होते हैं। ये पॉइंट ये हमें दिखलाना चाहता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है, एकदम क्लियर आ गया। कैसे इसको कैलकुलेट करना, ये भाई 3 मार्क्स में आपको ये डेरिवेशन वगैरह आता है, आप इसको लिख सकते हो शॉर्ट नोट के तौर पे। ठीक है, तो बस इतना ही है, ऑब्जर्व करना है, जस्ट दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व करना है कि भाई दोनों केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आएगा। तो भाई दोनों केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम ही आएगा, देयर इज नो एनी चेंज इन दी म्यूचुअल इंडक्टेंस। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि S1 को एनर्जाइज करते हो और S2 को ऑब्जर्व करते हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा, नहीं, दोनों केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू सेम ही मिलेगी। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए इसके बेसिस पे हम इसका आखिरी क्वेश्चन जो हमारा, मतलब कि ये टॉपिक के रिलेटेड आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, आज का आखिरी टॉपिक देखते हैं, दैट इज एग्जांपल 6.9। टू concentric circular coils, one of small radius r1 and the other of large radius r2, such that r1 is less than r2, are placed coaxially with centers coinciding. Obtain the mutual inductance of the arrangement. मतलब कि यहां पे आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, और उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, तो मैं यहां पे कॉइल ऑब्जर्व करने वाला, कॉइल लेने वाला। यहां पे देखो पूरी कॉइल नहीं है, एक ही सिंगल कॉइल दी गई है। यहां पे ऐसा नहीं बोला कि 2 सोलेनोइड है, यहां पे सिर्फ सिंगल कॉइल बोली गई है ना। सिंगल कॉइल मतलब कि एक रिंग अज्यूम कर लो, मान लो कि ये एक रिंग है, ये बड़ी वाली रिंग है और एक छोटी वाली रिंग है जो इसके सेंटर पे रखी हुई, इस तरीके से रखी हुई ताकि दोनों को एक्सियल हो जाए। ठीक है, इस तरीके से रखी हुई है ताकि दोनों कोएक्सियल हो जाए। तो ऐसे केस में आपको क्या निकालने को बोला है, आपको ये निकालने को बोला है कि भाई दोनों केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों अरेंजमेंट की म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। मतलब कि M12 कितनी होगी एंड M21 कितनी होगी। देखो मैंने अभी समझाया कि चाहे सोलेनोइड हो या कॉइल हो, ये वाले केस में जितना M12 होता है उतना ही M21 होता है। तो आप एक काम करो ना, कोई भी एक निकाल लो, दूसरा उतना ही होगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, और यहां पे हमने देखा तो ये पाया कि भाई यहां पे अंदर वाली जो कॉइल है ना वो बहुत ही छोटी है। एक्चुअली यहां पे मैंने बहुत ज्यादा बड़ी दिखा दी है, इसको और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको और छोटी कर लेते हैं, इसको हम और छोटी कॉइल अज्यूम कर लेते हैं। बहुत ही छोटी कॉइल है, अरे ये अंदर वाली कॉइल को ना छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो नेग्लिजिबल साइज की, एकदम छोटी है, एकदम छोटी, इस तरीके से आप इसको अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो ये बाहर वाली कॉइल है,
अभी ये सर्कुलर कॉइल दी गई है, अभी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं की है, तो इसलिए हम ये मानेंगे कि ये जो कॉइल है ना वो एक सिंगल टर्न की है, ऐसा समझ लो, रिंग की तरह समझ लो। तो ये इस तरीके से हमने इसको प्लेस कर दिया है। जो अंदर वाली जो कॉइल है उसकी रेडियस कितनी है, तो हमें इसकी रेडियस दी गई है R1, वेयर दिस R1 इज वेरी वेरी लेस देन, और ये जो बड़ी वाली कॉइल है उसकी रेडियस कितनी है, ये वाले केस में दैट इज R2 है। ठीक है, ये बाहर वाली कॉइल है, लेट्स से ये कॉइल है S2 और ये जो अंदर वाली कॉइल है वो S1 है ना। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि भाई हम ये S2 में से करंट को दौड़ाएंगे। तो मान लो कि मैंने S2 में से करंट I2 दौड़ाया, तो मैंने एनर्जाइज किया S2 को और ऑब्जर्व करूंगा S1 को। तो ये S2 में से करंट को दौड़ाने की वजह से एंटी क्लॉकवाइज में से करंट को फ्लो हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी वजह से जो फील्ड जनरेट होगा वो फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। आपका राइट हैंड उठाओ, स्क्रीन के पास ले जाओ और जिस डायरेक्शन में I2 है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कल करो, फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कल होगी, तो आपका जो थंब है वो बाहर की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा, मतलब कि जो भी फील्ड जनरेट होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और इसको यहां पे आउटवर्ड स्क्रीन के बाहर मतलब कि इसको डॉट से दिखा सकते हैं, है ना, इसको डॉट से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डॉट से दिखा सकते हैं। अभी मुझे नहीं पता है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा assume, और इन्होंने भी नहीं बताया, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, जैसे एनसीईआरटी में हमें सॉल्यूशन दिया गया उस हिसाब से हम अज्यूम कर लेंगे कि भाई ये सर्कुलर रिंग है। मान लो ये सर्कुलर रिंग है ना, तो रिंग की वजह से ये जो फील्ड जनरेट होता है ना, सारा फील्ड यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड फील्ड होगा सेंटर की ओर, ऐसा मान लो। तो ये रिंग की वजह से जो भी फील्ड जनरेट हो रहा है सेंटर के ऊपर, क्योंकि ये कॉइल जो भी दूसरी कॉइल जो भी दी गई है वो बहुत ही छोटी है, R1 इज लेस देन R2। ठीक है, तो इसके अंदर इसके साथ जो भी फील्ड जनरेट होगा, जहां पे ये कॉइल रखी गई वहां पर जो फील्ड होगा, वहां का जो फील्ड होगा, वो फील्ड जो भी है इसको हम मानेंगे लेट से B2, और वो B2 कितना होगा, मैं यहाँ पे म्यू जीरो Ni नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा म्यू जीरो I अपॉन ट्वाइस R, है ना। क्योंकि ये रिंग की वजह से जो भी फील्ड जनरेट होता है वो सेंटर के ऊपर जो जनरेट होता है वो कितना होता है, सेंटर के ऊपर जो जनरेट होता है वो ट्वाइस आर, म्यू जीरो I अपॉन ट्वाइस R के बराबर होता है। इसलिए मैंने इसको लिखा म्यू जीरो I2 अपॉन ट्वाइस R2। ठीक है, मैंने इसको लिखा म्यू जीरो I2 अपॉन ट्वाइस R2। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहां पे पहले तो ये अंदर वाली जो कॉइल है उसके साथ लेट से एसोसिएटेड फ्लक्स होगा φ1, और हम यहां पे लिखेंगे कि भाई φ1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 होगा, और यही प्रोपोर्शनलिटी को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से अज्यूम करेंगे। लेट से कि ये φ1 इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड दैट इज बदलाव हो रहा है, बदलाव कर रहे हैं 2 के अंदर और हो रहा है 1 के अंदर, तो ये होगा M12 I2, है ना, M12 I2। क्लियर है ये पॉइंट यहां तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो अभी ध्यान से देखो, ये हो गया हमारे लिए रिजल्ट नंबर 1। अभी मुझे ये देखना है कि भाई इसके साथ टोटल एसोसिएटेड फ्लक्स φ1 के साथ S1 कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, पहले मुझे वो भी देखना है। तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स में क्या लिख सकता हूं, आपको पता है, आप लिख सकते हो भाई इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा। तो ये तो एक सिंगल सी कॉइल है ना, ये तो हमारे लिए एक सिंगल सी कॉइल है, तो एक सिंगल कॉइल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना लिख सकते हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं दैट इज φ1 हियर। हाँ, यहां पे लिखेंगे कि फ्लक्स एसोसिएटेड विथ S1 कॉइल दैट इज φ1 इज इक्वल्स टू, कहां गया पॉइंटर, हाँ, φ1 इज इक्वल्स टू, हम क्या बोलेंगे इसको, φ1 इज इक्वल्स टू, हम यहां पे बोलेंगे एरिया, इसका एरिया कितना है, तो भैया एरिया होगा A1 के बराबर, है ना। इसका एरिया कितना है, इतना छोटा एरिया है ना, इसका छोटा एरिया है, तो वो होगा A1 के बराबर। तो ये A1 इंटू B2 इतना ही लिख सकते हैं ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है, एक ही कॉइल है।
तो जिस तरीके से हमें एनसीईआरटी में दिया गया उसी तरीके से सॉल्यूशन देखेंगे। तो मान लो कि ये वन ही टर्न है, एक ही टर्न है। अगर ज्यादा टर्न होते तो यहाँ पे मुझे N1 लिखना पड़ता है ना, लेकिन यहाँ पे मान लो कि एक ही टर्न है, तो ऐसे केस में φ1 इज इक्वल टू A1 इंटू B2। और ये A1 कितना होगा, तो भाई ये A1 होगा पाई इंटू R1 स्क्वायर के बराबर इंटू B2, है ना। और ये B2 की वैल्यू कितनी है, तो भाई साहब ये B2 कितना है, तो हमने क्या माना है, ये रिंग के सेंटर के ऊपर। और ये वाली जो सेकंड वाली फर्स्ट वाली जो कॉइल है वो बहुत ही छोटी है। यहाँ पे देखो ना R1 इज लेस देन R2, तो बहुत ही छोटी है, नेग्लिजिबल साइज की है बड़ी कॉइल के लिए, नेग्लिजिबल साइज की है। तो हम ये मान सकते हैं कि भाई ऐसी नेग्लिजिबल साइज की कॉइल के पास जो भी फील्ड जनरेट होगा ड्यू टू दिस S2 कॉइल, वो होगा रिंग के द्वारा सेंटर पे जनरेट होने वाले फील्ड के बराबर, है ना। वो होता है μ0 I2 अपॉन ट्वाइस R2 के बराबर। यहां पे मैं μ0 N2 I2 नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो कॉइल है बहुत ही छोटी है, मतलब कि ऑलमोस्ट सेंटर के ऊपर, मतलब सेंटर के ऊपर जितनी इंटेंसिटी होगी ना उतनी इंटेंसिटी फील्ड, उतना ही फील्ड ये वाले S1 कॉइल के साथ एसोसिएट करेगा, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने यहां पे मान लिया है ये μ0 I2 अपॉन ट्वाइस R2 के बराबर। क्लियर है, μ0 I2 अपॉन ट्वाइस R2 के बराबर। वही फ्लक्स की वैल्यू हम यहां पे प्लेस करते हैं रिजल्ट नंबर 1 के अंदर, तो हम इसको लिख पाएंगे ये रिजल्ट नंबर 2। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 2 in 1, हमारे लिए ये φ1 की वैल्यू हो जाएगी पाई R1 स्क्वायर इंटू μ0 इंटू I2 डिवाइड बाई ट्वाइस R2, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू M12 इंटू I2, ठीक है। तो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि भाई ये M12 की वैल्यू कितनी आई, तो भाई ये M12 की वैल्यू हमारे पास जनरेट होके आई, दैट इज μ0 इंटू पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस R2, ठीक है। तो इतना म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट होगा, ठीक है। और हमें पता है कि भाई जितना M12 होता है उतना ही M21 होता है, जितना M12 उतना ही M21। तो फाइनल आंसर क्या बोल सकते हैं, दोनों केस में सेम जनरेट होता है, तो फाइनल आंसर इसको हम M मान लेते हैं, M विच इज नथिंग बट M12 बोलो या फिर उसको M21 बोलो, दोनों सेम ही होते हैं। तो ये होगा μ0 इंटू पाई इंटू R1 स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस R2, है ना। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ये वाले केस में जो मैं पूछा था म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट वो कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। अभी क्यों यहां पे हमने ये फील्ड μ0 I2 अपन ट्वाइस R2 हमने अज्यूम किया, उसके पीछे का रीजन मैंने समझाया कि भाई ये वाली जो छोटी कॉइल है ना वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। और ऐसे केस में इतनी छोटी है कि भाई साहब ये जो कॉइल है ना बाहर वाली को, जिसका फील्ड हमने यहाँ पे जनरेट करवाया, उसकी वजह से सेंटर के ऊपर जितना फील्ड आता है ना बस उतने इंटेंसिटी एसोसिएट करेगी ये S1 कॉइल के साथ, क्योंकि वो बहुत ही छोटे, नेग्लिजिबल। ये R1 लेस देन R2 का मतलब होता है नेग्लिजिबल साइज, ठीक है। ऐसा केस होगा कि भाई ये वाला जो कॉइल है ना उसके सेंटर पे इतनी छोटी कॉइल है, ऐसे केस में आप मान सकते हो कि ये कॉइल की वजह से जितना सेंटर के ऊपर फील्ड जनरेट होता है बस उतनी उसकी वजह से जो फ्लक्स एसोसिएट होगा वो ये S1 के साथ एसोसिएट होगा। और हमें पता है कि एक रिंग की वजह से सेंटर के ऊपर कितना जनरेट होता है, μ0 I2 ट्वाइस R2 के बराबर, है ना, μ0 I अपॉन ट्वाइस R के बराबर। याद करो थोड़ा आगे वाला चैप्टर तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये फील्ड इतना लिया, नहीं तो चाहता तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा होते तो मैं यहाँ पे ले सकता था μ0 Ni, है ना। और यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में ऐसा कोई यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि भाई यहाँ पे ये कॉइल जो भी है उसके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है कि नहीं है। अगर ज्यादा होते तो भी हम यहाँ पे फील्ड तो यही कंसीडर करते, बस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू जो भी होती वो N1 N2 यहाँ पे हमें इस हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे N1 और यहाँ पे इसी तरीके से दूसरा लिखते तो N2, ठीक है। तो इस तरीके से हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन जो हमें एनसीईआरटी में दिया गया है उसी हिसाब से हम देखेंगे, तो उस हिसाब से हमारे पास इतना ही जनरेट होता है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हिच इज जनरेटेड फॉर दिस अरेंजमेंट। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और उसको कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।